हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नाहिद खान, आप लोगों का स्वागत करती है। सो स्टूडेंट, आज है मैं हमारे सिक्स्थ वाले टॉपिक पे, दैट इज असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर दूँ एग्जैक्टली क्या है ये असर्शन एंड रीजनिंग। आप लोग सिर्फ याद रखना कि ए इन द सेंस कि हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और बी जो आर जो है आर वो उसका रीजन होगा। तो इसमें जो स्टूडेंट है पॉसिबिलिटीज क्या है, चार हो सकती है। पहले ये क्वेश्चन समझो आप लोग, ठीक है। फिर से मैं बोल रही हूँ कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, वो होगा आपका असर्शन, एंड देन रीजनिंग, मतलब कि ये इसका रीजन होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन, आपके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं कि ए जो स्टेटमेंट दिया है वो दोनों ही स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ठीक है। समटाइम क्या होता है पता है, वो स्टेटमेंट देते हैं और रीजनिंग में भी एक स्टेटमेंट होता है, लेकिन वो जो रीजनिंग होता है उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं होता है, उसका रीजन नहीं होता है। तो देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज कि ए ट्रू है पर आर जो है फॉल्स है। फिर ऐसे भी हो सकता है कि ए फॉल्स है आर ट्रू है, ये दो हो गया। फिर ये होता है कि दोनों ही सही है और ये जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मैंने क्या बोला कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि दोनों ही सही है लेकिन जो आर है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो स्टूडेंट ये चार पॉसिबिलिटीज ही होंगी। एक क्या कि पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, पहला मतलब असर्शन ट्रू है रीजनिंग फॉल्स है, दूसरा आपका रीजनिंग ट्रू है असर्शन फॉल्स है, तीसरा दोनों ही ट्रू है और आर जो है उसका एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, उसी का करेक्ट रीजन है, और चौथा ये हो जाता है कि दोनों ही ट्रू है लेकिन जो आर है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो किसी और चीज का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिए आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्या है, देखो असर्शन में दिया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, ये ट्रू है, ठीक है। देन क्या बोला है, स्लाइसिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रादर देन इट्स पार्ट। स्लाइसिंग मेथड बोल रहा है कि होल इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, ये रॉन्ग है ना स्टूडेंट। स्लाइसिंग मेथड में होल इकोनॉमी कहाँ स्टडी होती है, पार्ट स्टडी होता है ना, रादर देन द होल इकोनॉमी। तो इसीलिए हमारा जो आंसर स्टूडेंट वो क्या हुआ, ए, मतलब ए है वो ट्रू है लेकिन जो रीजनिंग है वो फॉल्स है। तो एक्सप्लेनेशन की तो दूर दूर तक कोई बात नहीं आती। तो जो आपका पहला है करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, दैट इज स्टूडेंट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं हम ध्यान से। असर्शन में क्या दिया हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शो हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। मैक्रो इकोनॉमिक बताता है कि कैसे जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में डिटरमाइन होता है, इकोनॉमी में कैसे डिसाइड होता है। अनियन का एग्जांपल लिया था हमने। इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगेन स्टूडेंट, मैंने जो ऑप्शन फर्स्ट को मार्क किया है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, यस, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर प्रोडक्शन को डील नहीं करता है, इनफैक्ट वो माइक्रो करता है स्टूडेंट, माइक्रो स्मॉल, ठीक है। इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट वन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नाउ थर्ड वन पे आते हैं हम, असर्शन यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, मीन हायर द नीड ग्रेटर द नीड, अर्जेंसी ऑफ द नीड्स ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। जितनी ज्यादा आपको प्यास लगी है उतनी ज्यादा वो जो पानी होगा आपको उतनी ज्यादा यूटिलिटी देगा, ठीक है। रीजनिंग देते हैं, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन। स्टूडेंट ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही ट्रू है, पर मैं आपको बता दूं कि ये जो है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन, इसका ये करेक्ट रीजन नहीं है, इट इज समथिंग डिफरेंट। इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ये अलग फीचर है और नो एथिकल कंसिडरेशन ये अलग फीचर है। जिन लोगों ने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी किया होगा उन्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं और नहीं, जिन्होंने नहीं भी किया तो देखो इंटेंसिटी ऑफ वांट दिया हुआ और यहाँ पे नो एथिकल कंसिडरेशन बताया हुआ है। नो एथिकल कंसिडरेशन का मतलब होता है गुड और बैड, तो यहाँ पे कुछ गुड और बैड से कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन जो आर है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आता है हमारा MU curve slopes upward. MU goes on diminishing with every successive increase in the consumption of a commodity. MU curve slopes upward. मैं आपको बता दूं मार्क जो किया है मैंने सेकेंड वन, ए फॉल्स है स्टूडेंट और आर जो है वो ट्रू है। ये फॉल्स है तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता, दैट इज वाई हमारा जो आंसर है वो है ए फॉल, क्योंकि MU कर्व स्लोप्स अपवर्ड नहीं होता ना स्टूडेंट, MU कर्व तो हमारा डाउनवर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड इन इकोनॉमिक डिमांड मीन अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस इन एबिलिटी टू पे। करेक्ट, हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कि सिर्फ सारी डिजायर्स को डिमांड नहीं कहते, डिमांड के लिए कि यहाँ पे क्या बोला है कि सारी डिजायर डिमांड नहीं होती, साथ ही साथ फिर उसका रीजन भी तो दिया है ना क्यों नहीं होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या होता है, डिजायर के साथ साथ विलिंगनेस टू एंड एबिलिटी टू पे, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। तो इसीलिए ये बताया है कि सारी डिजायर डिमांड क्यों नहीं है, तो इस वजह से नहीं है क्योंकि उसमें डिजायर भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए एंड एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट, थर्ड वन। ठीक है, दोनों ही सही है और जो आर है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आता है हमारा 6th वन, अंडर एक्सेप्शनल केसेस डिमांड कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप। And then बोला in exceptional cases consumer buys more when the prices of a commodity rises and buys less when the price of the commodity falls. Yes, देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, करेक्ट, और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन हमारे एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है स्टूडेंट के यहाँ पे क्या बोला है कि डिमांड कर्व इज पॉजिटिव स्लोप। यूजुअली डिमांड कर्व क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है विच इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब मेरा प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है तो मेरा जो स्लोप होगा वो डिमांड कर्व का स्लोप वो पॉजिटिव होगा। लेकिन इट इज इन एक्सेप्शनल केसेस स्टूडेंट, और ये बोला भी है कि एक्सेप्शनल केसेस में कंज्यूमर जो होते हैं वो ज़्यादा कमोडिटी परचेज करते हैं जब प्राइस ज़्यादा होती है और कम कमोडिटी परचेज करते हैं जब प्राइस कम होता है। रीज़न मैंने बताया था कि अगर आप ले लो गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें, डायमंड, ठीक है, इन सब चीज़ों के जब प्राइस कम होने लगते हैं तो लोग उसकी डिमांड, लोग मतलब कौन, जो लोग स्नोबिश पीपल होते हैं, दोज हु लाइक टू शो ऑफ, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी डिमांड कम कर देते हैं जैसे ही इनकी प्राइस कम होती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये तो अब हर किसी के लिए अफोर्डेबल है, सो वो दे डिक्रीज देयर डिमांड। सिमिलरली एक केस ये भी होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो लोग उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। ये होता है बेसिकली स्टूडेंट ड्यूरिंग नेचुरल कलामिटीज़ हो गया, वॉर हो गया, जहाँ पे हम बार्गेन नहीं करते क्योंकि हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर प्राइस बढ़ता है तो भी हमें वो चीज़ की डिमांड करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो होगा थर्ड, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आते हैं हम 7th वन, assertion the slope of demand curve is a rectangular hyperbola in case of unitary elastic demand। in unitary elastic demand percentage change in price leads to more than proportionate change in quantity demand। मैं आपको बता दूं assertion जो है वो ट्रू स्टूडेंट, लेकिन आर जो है वो फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ अलग टाइप की बात हो रही है। यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड की बात हो रही है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें सिर्फ यही बोला है कि यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डिमांड कर्व कुछ ऐसे आएगा, मतलब कि जितने से मेरा प्राइस, देखो ये मेरा ओरिजिनल प्राइस है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांड है, तो मेरा अगर प्राइस इतने से कम हो रहा है इतना, ये गैप देखो आप, तो मेरी डिमांड भी उतने से ही बढ़ेगी। और मैं अगर इसको ऐसे ड्रॉ करूंगी तो ये रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। नेक्स्ट आते हैं हम assertion total expenditure method measure elasticity of demand at a given point on the demand curve। देन है total expenditure refers to the product of price and quantity demand। हमारा जो आंसर है वो है सेकेंड, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। यस, टोटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग ये है स्टूडेंट, ना कि ये जो एट ए गिवन पॉइंट है वो हमारा पॉइंट मेथड है, ठीक है, ना कि एक्सपेंडिचर मेथड है। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकेंड होगा, दैट इज ए जो है वो फॉल्स है लेकिन आर जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट आते हैं हम असर्शन विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल, स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई। दोनों ही सही है, ए भी और आर भी, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि सही बात है, जब मेरे पास स्टॉक ही नहीं तो मैं सप्लाई कैसे कर पाऊंगी। तो मैं कह सकती हूँ कि जो स्टॉक है वो सप्लाई का सोर्स है, जरिया है, मतलब मेरे पास स्टॉक होगा तो ही मैं सप्लाई कर पाऊंगी। ठीक है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड, बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लास्ट वन इन दिस वीडियो, 10th वन, द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर स्लोप डाउनवर्ड, रीजनिंग आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द वेज रेट राइजेज द सप्लाई ऑफ लेबर टेंड टू फॉल। आपका जो आर है वो ट्रू है लेकिन जो ए है वो फॉल्स है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो सप्लाई कर्व होता है वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है। एट आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने किया होगा बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व जब तक वेजेस बढ़ते हैं एक पॉइंट तक वर्कर्स दे रेडी टू वर्क,
लेकिन उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, प्राइस ज़्यादा होने के बाद में भी दे ऑप्ट फॉर डूइंग लेस वर्क। तो वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है सप्लाई का, ना कि डाउनवर्ड। डाउनवर्ड स्लोप तो हमारा लेबर का नहीं होता स्टूडेंट। डाउनवर्ड स्लोप जो होता है वो हमारा सप्लाई का होता है, लेबर सब स्लोप का नहीं होता है, लेबर का नहीं होता है। लेबर कर्व जो होता है वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है। एक पॉइंट तक वो बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको, ये जो लिखा हुआ है मैंने उसी को बोला कि एक पॉइंट तक इट विल इंक्रीज, आफ्टर दैट इट विल टेंड टू फॉल, फिर वो कम होता जाएगा। इसीलिए हमारा जो आंसर है वो है सेकेंड, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो इस वीडियो में इतना स्टूडेंट। बाकी के जो बचे हुए हमारे असर्शन एंड रीजनिंग वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट। अगेन, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।